आज हम बात करने वाले हैं भारतेंदु द्वारा निर्मित लिखित अंधेर नगरी नाटक के चौथे दृश्य की। पहले 3 दृश्यों में हमने देखा कि किस प्रकार पहले दृश्य में महंत और उनके 2 शिष्य आते हैं, उनमें बातचीत होती है। दूसरे दृश्य में देखा कि किस प्रकार पूरे अंधेर नगरी का जो बाजार है उसका दृश्य है। तीसरे दृश्य में हमने देखा कि किस प्रकार गोवर्धन दास और महंत के बीच वार्तालाप होता है और महंत यहाँ न रुकने को कहते हैं, मगर गोवर्धन दास उसकी बात मानता नहीं है। अब जो चौथे दृश्य की कथा वस्तु है उसका स्थान है राजसभा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसके बाजार को तो हमने देख लिया, अंधेर नगरी का बाजार कैसा है उसको हमने देख लिया। आज हमको देखना है कि वहाँ का जो राजकारभार है वह किस प्रकार चलते हैं, राजा कैसा है, मंत्री कैसे है, नौकर कैसे है और किस प्रकार वह सारा कार्यभार कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित है। एक सेवक जो है चिल्लाकर कहता है कि पान खाइए महाराज। राज पिनक से चौक के घबरा उठता है और क्या कहा, सुपनखा आई है महाराज, भागता है। तो यहाँ पर देखिए कि नशे की जो हल्की खुमारी होती है, ठीक है, उसमें है कौन, राजा। और जो सेवक है वह क्या कहता है कि पान खाइए, मगर राजा क्या समझता है, सुनपंखा आई है। आप देखिए सुरपंखा यानी आप जानते हैं कि जो रावण की बहन थी उसका नाम सुरपंखा था, तो वह उसका नाम सुनता है और जैसे ही सुरपंखा का नाम सुनता है वह भागने के लिए तैयार होता है। तो मंत्री जो है वह राजा का हाथ पकड़कर कहता है नहीं नहीं, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। तो देखिए राजा जो है क्या कहता है, दुष्ट, लुच्चा, पाजी, नाहक, हमको डरा दिया मंत्री, इसको 100 कौड़े लगे। तो यहाँ पर देखिए कि बिना वजह मुझे तुमने डरा दिया, तो इसको मुझे डरा दिया इसलिए उसको 100 कौड़े की सज़ा सुनाने को कहते हैं। अब देखिए कि वास्तव में क्या है, राजा खुद गलत शब्द सुनकर या गलत बात अपने ध्यान में लाकर रहता है, मगर उसकी सज़ा किसको मिलने वाली है, तो उस नौकर को, उस सेवक को मिलने वाली है 100 कौड़ों की, जबकि गलती किसकी है, खुद राजा की है। तो यहाँ पर देखिए राजा किस प्रकार खुद की गलती न मानते हुए वह दूसरों पर थोपता है और उसकी सज़ा सुनाता है। तो देखिए मंत्री जो है वह सेवक का बचाव करते हुए कहता है कि महाराज इसमें इसका क्या दोष, ना तो तमोली पान लगा कर देता और ना यह पुकारता। तो अब देखिए वह कहता है कि ये नहीं, इसमें इसका दोष नहीं है, यहाँ पर दोष तमोली है। जो तमोली यानी जो पान बनाता है, पान बेचने का काम करता है, कि अगर वह पान नहीं बनाता तो सेवक वह लाकर नहीं आता तो यह समस्या नहीं होती। तो राजा कहता है तो अच्छा तमोली को 200 कौड़े लगे। तो इस प्रकार देखिए फिर राजा कहता तो ठीक है, उसको 200 कौड़े लगे। मंत्री पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सुपनखा के नाम से डरे हैं, सुनपनखा को सजा हो। तो आप देखिए फिर से जो मंत्री है वह तमोली को भी बचाना चाहता है, तो इसलिए वह सुरपंखा को सजा हो ऐसा कहता है। तो राजा देखिए घबरा कर फिर वही नाम, मंत्री तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौत बुलाने चाहता है। नौकर नौकर शराब। अब देखिए यहाँ पर देखिए फिर से घबरा जाता है, मगर घबराते हुए भी देखिए क्या कहता है कि मैं रानी से फरियाद कर दूंगा कि तुम बार बार सुरपंखा को लेकर नाम लेकर उसके प्रति मुझे आकर्षित कर ले हो और शायद मैं सुरपंखा से शादी कर लूं तो तुम महारानी के लिए सौत लाने का काम कर रहे हो, ऐसा कहकर देखिए वह किस प्रकार उसकी कामुकता यहाँ नज़र आती है। और फिर वह नौकर को आवाज़ देता है कि नौकर नौकर शराब लाओ। अब देखिए दूसरा नौकर एक सुराही में एक गिलास में शराब उलझ कर देता है, लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बना बना कर पीता है और दे नेपथ्य से दुहाई है दुहाई शब्द होता है, कौन चिल्लाता है, पकड़ कर लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी
दोहाई है महाराज, दुहाई है न्याय महारा, न्याय होए राजा, चुप रहो तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा जैसे यम के यहाँ भी ना होगा। बोलो क्या हुआ। तो देखिए यहाँ पर जो फरियादी फरियाद लेकर आता है कि मुझे समस्या हुई है और मेरे साथ अन्याय हुआ तो मेरे साथ न्याय कीजिए। तो देखिए राजा क्या कहता है कि मैं तो इतना न्यायी हूँ कि जितना अच्छा न्याय यमराज भी नहीं करते, मैं उससे भी अच्छा न्याय करने वाला हूँ। कहता है बोलो तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी फरियाद क्या है। तो फरियादी देखिए कहता है कि महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, दुहाई है महाराज न्याय हो। अब देखिए समस्या क्या है कि जो कल्लू नामक बनिया है उसकी दीवार गिर गई है जिसके नीचे दबकर फरियादी की बकरी मर गई है। राजा नौकर से कल्लू बनिए की दीवार को अभी पकड़ लाओ। अब देखिए राजा किसको, अब दीवार को पकड़ने के लिए कहता है। तो मंत्री कहता है महाराज दीवार नहीं ला जा सकती। राजा अच्छा भाई उसका लड़का दोस्त आसना जो हो पकड़ कर लाओ। मंत्री महाराज दीवार ईंट चूने की होती है, उसका भाई बेटा नहीं होता। अब देखिए कि राजा जो है वह नशे में है और उसको इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो दीवार है वह निर्जीव चीज़ है और निर्जीव चीज़ को पकड़कर ला सकते नहीं है, अगर ला भी दे तो उसको हम सज़ा कर सकते नहीं है। तो फिर वो कहता है अगर वो नहीं है तो देखिए किस प्रकार जो कोई है गुनहगार तो उसको पकड़ने के लिए उनके रिश्तेदारों को पकड़ा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए कि वह कहता है कि कोई भी हो उसका, चाहे भाई हो लड़का हो दोस्त हो, सबको पकड़ कर लाओ। मगर वो कहता है कि भाई हम उसको पकड़ कर नहीं ला सकते। तो वो कहता है अच्छा कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़कर लाते हैं। अब देखिए राजा कहते क्यों बे बनिए, इसके लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। अब देखिए उसको ही पूछता है। तो देखिए नशे में है इसलिए उसको यह भी याद नहीं है कि बकरी जो मर गई है उस समस्या का या उस फरियादी के न्याय का वह निर्णय कर रहा। तो वह लड़की बरकी ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो मंत्री बोलता देखिए बरकी नहीं महाराज बकरी। राजा हाँ हाँ बकरी क्यों मर गई बोल, अभी नहीं फांसी देता हूँ। कल्लू कहता है महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। तो राजा कहता है अच्छा इस मल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है और लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर इसकी बकरी किस तरह मर गई। अब देखिए वो कहता है कि यह जो अब देखिए कल्लू है तो वह कहता है कि कल्लू बनिए को छोड़ो और मल्लू को पकड़ कर लाओ। तो इस प्रकार राजा जो है वह आदेश देता है। तो देखिए उसको पूछता है कि भाई बकरी कैसे मरी। तो कारीगर क्या कहता है महाराज मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब देखिए बोदा यानी कि जितना माल बनाना चाहिए उसमें जो अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए उससे ज़्यादा या कम डालते हैं तो वह चीज़ मजबूत बनती नहीं है। तो कारीगर कहता है कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, चूने वाले ने बोदा चूना बनाया इसलिए दीवार गिर गई। तो राजा कहता है अच्छा इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सोपाड़ी चूने वाले इसकी कुबरी कैसे मर गई। अब देखिए वो क्या कहता है खैर सोपारी। अब देखिए उसको ऐसा लगता है कि चूना जो है आप जानते हैं कि किस प्रकार आप पान सुपारी बनाने वाले चूने का प्रयोग करते हैं, मगर यहाँ पर जो चूने वाला है वो कौन है, तो जो दीवार बनती है उसमें जो चूना इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। मगर उसको राजा को यह तक याद नहीं है कि यह खाने के चूने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर दीवार की बात हो रही, दीवार के चूने की बात हो रही है। तो वो कहता है बेखैर सोपारी चूने वाले इसकी कुबरी। अब देखिए वह फिर भी यह जो बकरी नामक शब्द है उसको कभी बरकी कहता है, कभी
लड़की कहता है, कभी कुबरी कहता है। तो यानी एक बकरी जो शब्द है उसको भी वह ठीक से बोल पाता नहीं है। तो चूने वाला क्या कहता है, महाराज मेरा कोई दोस्त नहीं। भिश्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इससे चूना कमज़ोर हो गया। तो देखिए राजा क्या कहता है, अच्छा चुनीलाल को निकालो, भिश्ती को पकड़ो। चुनीलाल को निकाला जाता है और भिश्ती को लाया जाता है। तो उससे पूछता है राजा कि कोई भिश्ती गंगा जमुना की किश्ती, इतनी पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। अब देखिए राजा जो है वह क्या है, नशे में है। तो पूरी बात ही उलट देता है कि पानी क्यों दिया कि बकरी गिर पड़ी और उसमें दीवार दब गई। अब देखिए बकरी के गिरने से दीवार कैसे दबती है। तो यहाँ पर जो राजा है वह नशे में है और कोई भी राजा गलत कर रहा है या गलत बोल रहा है, इसके सामने कोई भी बोल रहा नहीं है। तो भिश्ती क्या कहता है कि महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बनाई कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। तो अब देखिए हर कोई जो है, चाहे कल्लू बनिया हो, कारीगर हो, चूने वाला हो, भिश्ती हो, हर कोई जो है वह अपना दोष न मानकर वह जो दोषी है कोई और है, किसी और पर खुद गुनहगार है यह नहीं कहता, कोई और गुनहगार है यह साबित करने में लगा हुआ है। तो वो कहता है कि भाई उसने मशक यानी जिसमें पुराने ज़माने में पानी भरकर जो पानी पहुंचाने का काम करते थे भिश्ती, तो उसका जो साधन है उसको मशक कहते हैं। तो वो कहता है कि भाई मशक ज़्यादा बड़ी थी, इसीलिए इस प्रकार हुआ। राजा, अच्छा कसाई को ले जाओ, भिश्ती को निकालो। लोग भिश्ती को निकालते हैं, कसाई को ले आते। क्यों बे कसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई बकरी दबाई। अब देखिए तो फिर कसाई क्या कहता है कि महाराज गडेरिये ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसमें मशक बड़ी बन गई। अब देखिए यहाँ पर जो कसाई है, भिश्ती जो है कसाई पर इल्ज़ाम लगाता है, कसाई जो है गडेरिये पर इल्ज़ाम लगाए। तो यानी यहाँ पर देखिए वह नहीं है कि तारीख पे तारीख को ऐसा किस्सा नहीं है। यहाँ तो एक के बाद एक तुरंत न्याय होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक के बाद एक सभी को बुलाया जाता है कि राजा कहता है कि मैं तो यम से भी अच्छा निर्णय करता हूँ और तुरंत निर्णय करता हूँ, यानी कि जल्दी जो है जो जिम्मेदार है उसको बुलाकर न्याय करना चाहता है। तो कसाई इस प्रकार कहता है कि भाई यहाँ पर मेरा दोष नहीं है, यहाँ पर कसाई का दोष है। तो राजा कहता है अच्छा कसाई को निकालो, गडेरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडेरिया आता है। क्यों बे उगपौंडे के गडेरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। अब देखिए फिर से राजा क्या बोला है उसको खुद को भी पता नहीं है। तो गडेरिया क्या कहता है, महाराज उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ गई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कसूर नहीं है। देखिए गडेरिया क्या कहता है, जो भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग होते हैं उनको गडेरिया कहा जाता है। तो वो कहता है कि उस समय कोतवाल साहब की सवारी जा रही थी, तो मैं उसको देख रहा था और मेरा ध्यान उनको देखने में था, इसलिए मैंने छोटी बड़ी भेड़ नहीं देखी। जो भेड़ मेरे हाथ में आई उसको मैंने काट कर कसाई को पकड़कर कसाई को दे दिया, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। फिर राजा आदेश देता है अच्छा इसको निकालो, कोतवाल को अभी सरब मुहर पकड़ लाओ। गडेरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ कर आता है। क्यों बे कोतवाल, तैने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडेरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेची, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। अब देखिए कि राजा को मुख्य समस्या क्या है ना, वह ही नहीं पता है कि वह किस चीज़ का न्याय कर रहा है कि बकरी के बदले वह अब कल्लू बनिया दब गया है, ऐसा कहता है। तो देखिए यहाँ पर कोतवाल भी क्या करेगा, तो देखिए कोतवाल भी किसी के ऊपर तो इल्ज़ाम लगाएगा, क्योंकि उसको बचना है, क्योंकि उसको पता है कि राजा नशे में है, न जाने कौन सा निर्णय अभी कर देगा। तो वो कहते हैं महाराज मेरा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतज़ाम के वास्ते जाता था। तो वो कोतवाल वे वो क्या कहता है कि भाई शहर पर अचानक हमला हुआ था, तो उसकी खबर सुनकर मैं वहाँ से जा रहा था, तो इसमें मेरा दोष नहीं है, इसमें किसका
तो पूरे शहर का दोष है। तो देखिए मंत्री क्या कहता है, आप ही आप। यह तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा ना हो कि यह बेवकूफ़ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे कोतवाल से, या नहीं तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाले। अब देखिए सबसे समझदार और चालाक का व्यक्ति है तो कौन है, मंत्री। तो वह सोचता है कि अगर इसने ऐसा कहा कि मैं तो शहर के वास्ते जा रहा था, तो ये तो बेवकूफ़ है, कौन, राजा, और दूसरा नशे में है, तो इसलिए अभी वो सारे शहर को, नगर को फूंक देगा, फांसी दे देगा। इसलिए वह वापस कोतवाल पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहता है कि तुमने ऐसे धूम से सवारी ही क्यों निकाली। तो राजा कहता है हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी। तो देखिए फिर बकरी जो है वह दीवार गिरने से दबी है यह भूल गया है। उसको तो ऐसा लगता है कि धूम से सवारी निकली, इसलिए बकरी दबकर मर गई है। उसको यह भी याद नहीं है कि दीवार गिरने से बकरी दबी है। तो कोतवाल महाराज महाराज, राजा कहता है कुछ नहीं महाराज महाराज, ले जाओ कोतवाल को अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं और यहाँ पर पर्दा गिरता है। तो इस प्रकार देखिए कि एक फरियादी की जो फरियाद है, राजा नशे में है, वह शराब पी रहा है, और तभी फरियादी जो है उसकी बकरी दीवार के गिरने से मर गई है। तो वह फरियाद लेकर आता है और बकरी के मरने की वजह से आखिरकार एक के बाद एक लोग बुलाए जाते हैं, और आखिरकार जो शहर का कोतवाल है, जो अंधेर नगरी का कोतवाल है, उसको फांसी की सज़ा हो यह निर्णय दिया जाता है। मगर देखिए कि कोतवाल को फांसी होगी, इससे जो फरियादी है उसकी बकरी जो दबकर मर गई है उसको कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। होना यह चाहिए था कि यहाँ तो जो है फरियादी है उसको नई बकरी, दूसरी बकरी लेकर दी जाती, या उतने रुपए का मुआवजा दिया जाता। तो यहाँ पर जो फरियादी की फरियाद है उसको जो समस्या हुई है वह तो वहीं की वहीं खड़ी है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए कि जो चौथा दृश्य है उसमें अंधेर नगरी का राज दरबार कैसा है और वहाँ पर किस प्रकार निर्णय होता है, यह सारी बातें, इसका घटनाक्रम हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर देखिए पूरे नाटक में जो है दूसरा दृश्य, चौथा दृश्य और छठा दृश्य जो है वह महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो चौथे दृश्य की कथा वस्तु है वह समाप्त होती है।